So hello everyone and good. So hello everyone and good evening सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। कि चांद आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, 8840286735 पे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो हम लोगों ने फंडामेंटलाइज जो कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, वी हैव डन टिल आर्टिकल नंबर 22। आई थिंक वी शैल फर्स्टली रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 20, 21, 22 ये 3 आर्टिकल्स पढ़े थे। 21A और 22 ये 4 आर्टिकल्स पढ़े थे। 20 में क्या पढ़ा तुमने? 20 में 3 चीज़ें अगर आपको याद हो, है ना, 3 चीज़ें पढ़ी थी। 20 क्लॉज 1 दैट टॉक्स अबाउट नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, यानी कि नो लॉ कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। दैट मीन्स इट कैन नॉट कम फ्रॉम द बैक डेट, वो नहीं पीछे डेट से नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है। दैट मीन्स कि जिस टाइम पे आपने जो भी क्राइम किया है उस टाइम पे जो उस क्राइम के लिए लॉ बना था उसके लिए जो सज़ा थी वही सज़ा आपको दी जाएगी, उससे न कम न ज़्यादा। दैट इज आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 नो एक्सपोज फैक्टर लॉ। आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। दैट इज नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। एंड तीसरा हमने पढ़ा था एंड दैट वाज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। दैट इज आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 3, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, नो डबल जियोपार्डी वाले में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद ये है कि जुडिशियल, जैसे नो डबल जियोपार्डी का मतलब है आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए कोई, जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्टिस यशवंत सिन्हा का, ठीक है। जस्टिस यशवंत सिन्हा का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ के आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और इनके घरों से बहुत नोटों का एकदम ढेर मिला था, कैश मिला था ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी रिसेंट में ही सुप्रीम कोर्ट की ने जो यहाँ पर एक जो बेंच बनाती है या फिर हम बोल सकते हैं जो कमेटी बनाती है, उसने इट हैज़ डिक्लेयर्ड यशवंत सिन्हा गिल्टी, ठीक है, और डायरेक्ट किया है पार्लियामेंट को कि आप इनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाएं या फिर इनका रिमूवल का तैयारी करें, इनका, ठीक है, इनको रिमूव करें। अब यशवंत सिन्हा ने ही इज़ गिल्टी ऑफ करप्शन, ठीक है। तो करप्शन किया है इन्होंने। अब करप्शन के लिए जुडिशरी क्या कर सकती है? जो जुडिशरी वैसे तो खुद जुडिशरी का ही पार्ट है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? इनको सजा दे सकती है कि भाई तुम इतने महीने जेल में रहोगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक वो चीज़ हो गई। देन दूसरी चीज़ ये है कि ये पार्लियामेंट इसको रिमूव कर रही है, यानी एक तरह से इसका डिपार्टमेंट इसको हटा रहा है। तो एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगी यशवंत सिन्हा के लिए, कि एक बार तो उन्होंने एक फाइन भरा, जेल गए, सब कुछ हो गया। दूसरा ये है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया। तो यशवंत सिन्हा क्या ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने सजा काट तो ली है, अब फिर से आप सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? तो ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट है, वो अपने लेवल पे कोई भी एक्शन ले सकता है। वो डिपार्टमेंट आपको अपनी तरफ से कोई भी सजा दे सकता है। दैट वुड नॉट बी वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2। दैट विल नॉट बी वॉलेटिव ऑफ नो डबल जियोपार्डी, ओके। और ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमने देखा ही था कि भाई आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। देन 21 में हमने पढ़ा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, and no one shall be deprived of his or her personal liberty except according to the procedure established by law। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर established by law का मतलब क्या होता है और ये हमने कहाँ से लिया, जल्दी से बताएंगे। प्रोसीजर established by law हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो यानी कि अगर हम किसी को डिप्राइव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं विद प्रोसीजर established by law। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि राइट टू लाइफ जो है किसी के भी या फिर लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है मतलब नहीं किया जा सकता है। इन 3 केसेस हमने देखे थे। एक तो अगर उस चीज़ को लेकर कानून नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है, तो आप किसी की लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। अगर वो लॉ वैलिड नहीं है तो भी आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। और अगर लॉ नहीं है, वैलिड नहीं है और उस लॉ में जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोला गया वो अगर नहीं फॉलो किया गया तो आप किसी की राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को कुछ भी उसमें छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने। एंड जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, मतलब नॉट यूके, यूएसए, ठीक है। बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है आर्टिकल नंबर 21 में। एक्चुअल में जब AK गोपालन केस का मैंने जिक्र किया था, AK गोपालन केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर आपका वो जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला केस है उसमें भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से सुप्रीम कोर्ट अटका हुआ था। लेकिन मेनका गांधी केस में 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकल के आता है कि हम ये भी चेक करेंगे कि यानी इन 3 के साथ हम एक चीज़ और चेक करेंगे, दैट इज़ कि वो लॉ जस्ट एंड फेयर है भी कि नहीं है, कि वो इलॉजिकल एकदम, तो इस चीज़ को भी चेक किया जाएगा, ओके। 21 था। देन 21A में हमने देखा अनुच्छेद 21 का 21A जो कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन देता है। किसको? जो 14 साल के कम के बच्चे हैं, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A,
ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 22 की अगर बात करें तो इसमें हमने दो तरह के डिटेंशन पढ़े थे, एक तो प्यूनिटिव यानी जब आपने क्राइम कर दिया है, और दूसरा प्रिवेंटिव यानी कि आप क्राइम कर सकते हैं ऐसी संशय है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। अब प्यूनिटिव की अगर बात करेंगे तो 3 तरह के यहाँ पर आपको राइट्स अवेलेबल है। एक तो पहली चीज़ तो आपको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि किस ग्राउंड में आपको अरेस्ट किया गया है। दूसरा 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अगर फर्दर आपके डिटेंशन के ऑर्डर्स नहीं देता है जो मजिस्ट्रेट है तो उस केस में आपको तुरंत रिलीज भी किया जाना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको लीगल प्रैक्टिशनर खुद का रखने की आपको अनुमति है कि आप कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर खुद की इच्छा का रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं है तो फिर तो स्टेट देगा ही आपको। प्रिवेंटिव की अगर बात करेंगे तो प्रिवेंटिव में भी आपको रीजन बताया जाना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में जरूरी नहीं भी है। दूसरा, यहाँ मजिस्ट्रेट वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर आपको लीगल प्रैक्टिशनर यहाँ पर भी आपको आप खुद का चुन सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपका जो डिटेंशन है इट कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने से वो कम का होना चाहिए, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस एडवाइजेस योर फर्दर डिटेंशन। इज दैट क्लियर? तो 20, 21, 21 है, 22 हमने पढ़े थे। आज देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये आर्टिकल नंबर 23। देखो आर्टिकल नंबर 23 और 24 दोनों है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि जो 23 है दैट टॉक्स अबाउट 0 to 6 नहीं है सर यहाँ पे, ठीक है, 0 to 6 नहीं है, 21 में 6 to 14 है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। 0 to 6 वालों के लिए आर्टिकल नंबर 45 है जो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 किसकी दो चीज़ों की बात करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिक वो ट्रैफिक जैम वाला ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिकिंग है खरीद फरोख्त, इंसानों की खरीद फरोख्त, इंसानों की होती है, बच्चों की होती है, लड़कियों की खासकर होती है। आपको पता है क्यों होती है ना, जो पूरा प्रोस्टिट्यूट ये सब इंडस्ट्री चलता है ये इसी दम पे चलता है, तो इसीलिए बच्चों की खासकर छोटी लड़कियाँ होती हैं उनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है, लड़कों की भी करी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको एज ए मजदूर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाइंग एंड सेलिंग पीपल फॉर इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। फोर्स लेबर, व्हाट इज फोर्स लेबर, जिसको कि हम बेगारी भी बोलते हैं। बेगारी का मतलब होता है, ये बेगर वो मत सोचना कि भिखारी, बेगारी का मतलब ये होता है कि आपसे काम करवाया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है, दैट इज़ बेगारी। अब ये चीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से रखा गया क्योंकि ये प्रैक्टिस होता चला आया है वर्षों से। जो भी चीज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका मेन चीज़ ध्यान रखिएगी कि हमारी जो सोशल एविल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ऑब्वियसली बात है, हमारा संविधान है तो हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता है, हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, तो ज़रूरी है, और शूद्र के लिए बड़ी कम चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, यानी कि उनको नीचे तबके का रखा गया, बहुत उनको डिप्राइव किया गया है। तो हमें ज़रूरी है कि भाई कुछ ऐसा आर्टिकल 17 जैसा रखें कि अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 रखें कि हाँ कहीं पर भी रेस्टोरेंट पब्लिक प्लेसेस में कोई भी मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोविजंस रखने पड़े। सेम गोज हियर ऑल्सो। आपको पता है मनी लेंडर्स किस बेसिस पे काम करते थे, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें कि मनी लेंडर्स क्या करते थे, ये पैसे देते थे, और अगर आप पैसा चुकता नहीं कर पाए तो या तो आप या तो आपके बच्चे या उनके बच्चे क्या करेंगे, आपके अंडर में, मतलब इस मनी लेंडर के अंडर में क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, और उसका पैसा नहीं देने वाला है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने उससे पहले पैसा ले रखा है। अब क्योंकि आप ब्याज या फिर उसका जो मूलधन है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो आ जाओ काम करो, खेत में काम करो, तुम्हारे बच्चे काम करें, उनके बच्चे काम करें, ऐसे हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी इन्हीं मनी लेंडर्स के लिए काम कर रही है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को एक हटाने के लिए बोल सकते हो, इस चीज़ को यहाँ पर फंडामेंटल राइट में डाला गया, ठीक है, जिसमें बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ लेबर है। व्हाट बेगार तो आप समझ गए कि व्हेन यू आर मेड टू डू अ सर्टेन वर्क बट यू आर नॉट पेड फॉर दैट, ओके। नाउ व्हाट आर सिमिलर अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर? अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर जहां पर आप पे तो कर रहे हो लेकिन उतना नहीं पे कर रहे हो जितना जीवन निर्वाह करने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आप इसलिए, क्योंकि अब यहाँ पे तो ये है, कई बार ऐसा होता है कि एक होता है कि बंधुआ मजदूरी करवाना, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बच्चा है कोई, ठीक है, कोई बच्चा है मान लो 16-17 साल का है, 15 साल का है, अब उसको आप करवा रहे हो, वो भाग के जा नहीं सकता है, बंधुआ मजदूरी हो गई, ठीक है, वो बेगारी हो गई। बेगारी ये वाला भी एग्जांपल मैंने आपको मनी लेंडर्स वाला दिया, ये भी होती है। देन अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर होते हैं कि आप काम तो करवा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं दे रहे हैं जिससे कि जीवन निर्वाह करने के लिए उसका गुजारा चलता रहे। बात ये आती है कि तो फिर छोड़ क्यों नहीं देता है वो? हाँ, अगर उसका जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा, चल रहा है तो छोड़ भी सकता है। तो क्या ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा कि काम के लिए पैसे तो दिए जा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिए जा रहे हैं? इज इट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23? द आंसर इज यस। अगर ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री के वैसे तो रेगुलेशंस होते हैं कि अगर आप किसी से ओवर टाइम करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उस चीज़ के, ठीक है, ओवर टाइम के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए अगर आप किसी से ओवर टाइम करवा रहे हो। साथ ही साथ आप किसी की जो करंट कंडीशंस हैं उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत गरीब है, ठीक है, वो उसको काम चाहिए, उसको तो आप दिन का, मान लो कि वो मेहनत कर रहा है कि उसको दिन का 200 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन उसकी हालत ये है कि दिन का 50 रुपये भी दोगे तो भी वो काम करेगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, उसके मेहनताना देना है, प्रॉपर मेहनताना देना है। दैट इज वॉट अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। तो इसमें आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लोगों की खरीद फरोख्त नहीं करनी है इलीगल तरीके से, एंड दूसरा बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी, जिसमें कि बेगारी और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आते हैं। ओके, 23 क्लियर है। अभी आते हैं 24 पे। 24 जो है ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट हजार्डस प्लेसेस, यानी कि बच्चे जो हैं हजार्डस प्लेसेस में नहीं उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो इट इज लाइक दिस आर्टिकल एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन बाय प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड इंश्योरिंग देयर एक्सेस टू एजुकेशन। नाउ आर्टिकल 21A हमने पढ़ा कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, फिर लेस देन 14 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम उनसे काम करवाओगे तो पढ़ेंगे कब वो? तो यानी कि अगर इफ़ वी डू नॉट बैन दिस चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट दैट इज
इन कंट्रीवेंशन टू आर्टिकल नंबर 21A। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए और दूसरी तरफ आप ये नहीं बोल रहे हो कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते स्कूल आवर्स में। तो ये ज़रूरी था कि भाई इस तरह का प्रोविजन हो कि जहाँ पर वैसे ओरिजिनली तो आर्टिकल 21A नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया, जहाँ पे क्या किया गया, जहाँ पे राइट टू प्राइमरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट बनाया गया। पहले वो डीपीएसपी में पड़ा हुआ था, लेकिन आर्टिकल नंबर 24 इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे स्कूल आवर्स में काम करेंगे, हज़ार्डस वर्क और नॉन हज़ार्डस वर्क छोड़ दो उसको, लेकिन अगर स्कूल आवर्स में ही काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब। तो इस वजह से ज़रूरी है कि फिर हुआ क्या, मैं एक एक्ट लाया गया दैट इज़ इसको रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज ये आर्टिकल तो सिर्फ ये अनुच्छेद इतना बोलता है कि बच्चों को हज़ार्डस एक्टिविटी में जो खतरनाक चीज़ें, खतरनाक एक्टिविटीज उसमें नहीं लगाया सकता। खतरनाक एक्टिविटी क्या होती है, जैसे ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोई किसी माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। काफ़ी बार होता है कि रैट होल माइनिंग होती है। रैट होल माइनिंग क्या होता है, जो जैसे चूहा बिल बनाता है तो उस तरह से ड्रिलिंग करी जाती है निकालने के लिए ओर्स को, ठीक है, ओर्स को निकालने के लिए इस तरह से ड्रिलिंग की जाती है, रैट होल माइनिंग बोलते हैं उसको। अब ये इतना नैरो होता है, ये इतना नैरो होता है कि यहाँ कोई अडल्ट घुस नहीं सकता है, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को घुसेड़ा जाता है कि जाओ, ठीक है, इनको घुसेड़ा जाता है। अब ये हज़ार्डस होगा कि नहीं होगा, वैसी बात है, बहुत हज़ार्डस है ये तो, बहुत हज़ार्डस है ये तो, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री जो होती हैं, ठीक है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, इन सब में ये हज़ार्डस है, जहाँ बच्चों को खतरा है, बच्चों के लिए खतरा है वो इंडस्ट्री, तो वहाँ पर उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। इसको और एलैबोरेट करने के लिए एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 का, 2016। मतलब ये पहले एक्ट था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको 2016 में अमेंड किया गया, ठीक है। वैसे मतलब पहले क्या था इस प्रोविजन में, मतलब जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट है उसमें पहले ये प्रोविजन था कि जो 14 साल तक के कम बच्चे हैं, 14 से लेस हैं, उनको हज़ार्डस में नहीं डाला जा सकता है, लेकिन नॉन हज़ार्डस काम कर सकते हैं। जैसे कि नॉन हज़ार्डस, जैसे परचून की दुकान में, जैसे कि हो सकता है कि कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई कर रहे हो सकता है कि कुछ बटन लगाने का काम कर रहे हो, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ काम, तो हज़ार्डस नहीं है तो ये कर सकते हैं। लेकिन फिर ये जब अमेंडमेंट हुआ ना, तो इसने क्या कर दिया, इसने बोला सुनो, लेस देन जो 14 है ना, ये काम ही नहीं करेंगे काम ये, ठीक है। 16 टू जो 18 है, विच आर एडोलेसेंट, दे कैन वर्क, इनका भी रेगुलेट होगा वर्किंग। कैसे, हज़ार्डस में ये भी नहीं कर सकते हैं, हज़ार्डस मैंने अभी आपको बताया, नॉन हज़ार्डस में ये कर सकते हैं, और वो भी कौन से, नॉन हज़ार्डस में। और हाँ, इसमें काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद ये हैं कि जो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, आपने देखा होगा जैसे लिटिल चैम्प्स, सारे गामा पा, और वो क्या चलता रहता है शोज़, लिटिल नहीं, वो चलते रहते हैं शोज़, रियलिटी टीवी शोज़, जिसमें वो बच्चे बोलते हैं जब इसने मुझे वो फूल दिया ना तो मैं रो पड़ी। देखा तुम लोगों ने, वो क्या बोलती है वो, है ना, वो छोटी सी लड़की होती है, और फिर उसके मीम्स काफ़ी बने थे कि जब इसने मुझे वो फूल पता नहीं क्या कुछ दिया ना तो मैं, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ एक चला नहीं था, क्यों ऐसा कुछ चला नहीं था, एक जहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है और थोड़ा सा वो, याद है तुम लोगों को, क्यों, हाउस का वैभव सूर्यवंशी, हाँ, इंडियन आइडल, हाँ, नहीं टेम लगेगा अभी तो वो नहीं, ना शूज़ गिफ्ट किया, अच्छा हाँ, मुझे उसके चेहरे की स्माइल बहुत अच्छी लगी थी। हाँ यही था, मुझे उसके चेहरे की स्माइल बहुत अच्छी लगी थी। तो एक तरह से ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में तो काम कर रहे हैं बच्चे, और 14 साल से कम के हैं, तो वो परमिटेड है, वो प्रोहिबिटेड नहीं, वो परमिटेड है, ठीक है। साथ ही साथ अब फैमिली, जो अगर कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस भी कोई हज़ार्डस बिजनेस नहीं होना चाहिए, फैमिली बिजनेस में नॉन स्कूलिंग आवर्स में थोड़ा बहुत हाथ बटाया जा सकता है। पहले क्या था, चाहे हज़ार्डस हो चाहे नॉन हज़ार्डस हो, ठीक है, मतलब हज़ार्डस में काम नहीं कर सकते हैं, पहले ये था। और क्या था कि नॉन हज़ार्डस में कर सकते हैं। अभी इसने क्या किया, पहले था नॉन हज़ार्डस में, लेकिन नॉन हज़ार्डस में कर सकते हैं। अभी क्या हुआ अमेंड करके कि लेस देन 14 वाले ये काम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑडियो विजुअल और फैमिली बिजनेस वाला बस, ठीक है। और वो भी फैमिली बिजनेस आपका ऐसा कुछ खतरनाक हज़ार्डस टाइप ना होना चाहिए, और ये भी जो भी है वो सब नॉन स्कूल आवर्स में, नॉन स्कूल आवर्स में। यहाँ पर क्या है, हज़ार्डस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉन हज़ार्डस में बिल्कुल परमिटेड है, ठीक है। बट अगेन नॉन स्कूल, ये तो खैर 14 से ऊपर आ जाते हैं, तो ये तो खैर नॉन हज़ार्डस में कर सकते हैं, हज़ार्डस में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर ये कि ऑडियो विजुअल और फैमिली मेंबर वाला अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि आपको याद क्या रखना है कि 14 साल तक के कम के जो बच्चे होते हैं वो हज़ार्डस में काम नहीं कर सकते, नॉन हज़ार्डस में भी ऑडियो विजुअल जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर, और फैमिली बिजनेस में नॉन स्कूलिंग आवर्स में कर सकते हैं। जो 16 to 18 एडोलेसेंट वो हज़ार्डस में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नॉन हज़ार्डस में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 24 जो कि प्रोहिबिट करता है चाइल्ड का एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बाल मजदूरी प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से। आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे, आर्टिकल नंबर 25 to 28। ओके, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25, और यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है 23 और 24 में, ऐसा कोई आपको इश्यूज़ हो? हाँ, इनके लिए हम पेड़ पौधे पानी बचा रहे हैं लेकिन बचा तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, मैमी पोको पैंट्स। आजकल के बच्चे अडल्ट से भी ज़्यादा अडल्ट हैं, बात तो सही है। आजकल के जो बच्चे हैं, अब जैसे अम्मी लोग हैं, ठीक है, मतलब जैसे मैं ही हूँ, मतलब खुद से भी आप रिलेट कर ही सकते हो कि आपको कुछ चीज़ें कब पता चली थी जाके, हैं। आजकल के बच्चे जो हैं
जिस उम्र में हम लोग नीम के पेड़ पे चढ़ के खेलते थे, आज ये आजकल के बच्चे कहीं और ही चढ़ के खेलते हैं, ठीक है। तो खैर, पर स्कूल आवर्स में चलता है शो? नहीं भाई, स्कूल आवर्स में दिखाया जाता है शो, चलता नहीं है। स्कूल आवर्स में आपको दिखाया जाता है, जो शूटिंग वूटिंग जो भी होती है वो नॉन स्कूल आवर्स में ही होती है। ओके, आफ्टर 19। हाँ, काफ़ी सही खेल रही इंडिया। हाँ, उसमें ऋषभ पंत ने भी 100 मार दिया नहीं। हाँ, आपके भतीजे आम वाले, अच्छा भतीजे वो आम वाले चले गए, तो जाने कब चले गए थे वो? बहुत पहले चले गए थे तो। ओके, चलिए थैंक यू। रहने से ज़्यादा डीप हो जाएगा, हाँ रहने ही देते हैं। खैर, आर्टिकल 25 पे आते हैं। 25 से लेकर 18 तक सारे राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, अब ये कॉन्शियंस क्या चीज़ होती है? मतलब इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट है, एक एक करके देखेंगे। व्हाट इज कॉन्शियंस? कॉन्शियंस इज व्हाट आई थिंक इन माई माइंड विद रिस्पेक्ट टू गॉड। What I think in my mind with respect to God, this is my consciousness which cannot be limited in any form. Can I limit your consciousness? आप जो मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना दूँ, क्या मैं आपकी कॉन्शियसनेस को लिमिट कर सकता हूँ? नो, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं आपकी कॉन्शियसनेस को लिमिट नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द इनर फ्रीडम टू शेप वंस रिलेशनशिप विद गॉड और क्रीचर्स। यानी कि आप एक सेकेंड रुकिएगा यार, क्या है एक्चुअली मैं लाइसेंस आप समझ गया कि इनर फ्रीडम टू शेप वंस रिलेशनशिप विद गॉड और क्रीचर्स। आप किसी तरह से भी आप अपने गॉड के साथ कैसा भी आपको इनर फ्रीडम है, आप अपना रिलेशनशिप शेप कर सकते हैं। राइट टू प्रोफेस का मतलब है द फ्रीडम टू ओपनली एंड फ्रीली डिक्लेयर वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ। आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा धर्म है और इस तरह से, ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट टू प्रैक्टिस द फ्रीडम टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड टू एग्जिबिट वंस बिलीफ एंड आइडियाज। आप किस तरह से प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, अगेन ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि आप अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो अगेन आपका ही पूरा अधिकार है अंडर आर्टिकल 25। राइट टू प्रोपेगेट है द फ्रीडम टू ट्रांसमिट एंड डिसेमिनेट वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स, बट दिस डज नॉट इंक्लूड्स फोर्सफुल कन्वर्जन्स, ठीक है। यानी कि ये इंक्लूड नहीं करता फोर्सफुल कन्वर्जन, यानी कि आप धर्म के प्रचार के नाम पे आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं मीन्स कि अगर मैं हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं स्पीचेस दे सकता हूँ, मैं भंडारा करवा सकता हूँ, मैं जागरण कर सकता हूँ, जागरण में लोगों को बता सकता हूँ कि हिंदू धर्म में ये है, हिंदू धर्म में वो है। जिसका मन हो आए, जिसका मन हो ना आए। और आपको अगर लगता है कि यार बड़ा सही है हिंदू धर्म, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपना लीजिए, जैसे क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब ये है कि आपको सोचने का अधिकार है कि भाई आपको कौन से भगवान अच्छे लग रहे हैं, कौन से भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप जाके बोल रहे हैं कि इस धर्म में आ जाओ, इस धर्म में आ जाओ जबरन। ये जो फोर्सफुल कन्वर्जेंस है ये बिल्कुल आर्टिकल नंबर 25 के तहत अलाउड नहीं है। या फिर जो राइट टू प्रोपेगेट है दैट डज नॉट गिव पावर टू डू फोर्सफुल कन्वर्जेंस, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आर्टिकल नंबर 25, ठीक। बट अगेन आपको पता है कि कोई भी राइट है उसमें सब में कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, हर राइट लिमिटेड है ना। तो यहाँ पर भी सब्जेक्शंस लगे हुए हैं पब्लिक ऑर्डर के, मोरालिटी के, हेल्थ के। अब ऐसा नहीं है कि आप मेट्रो में अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ तो धूप बत्ती लगाई जा रही, पता चला वहाँ धूप बत्ती जला रहे हैं, लोगों की हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। मोरालिटी आपको प्रोफेस करना, मोरालिटी दिखानी। मोरालिटी का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में तो ऐसा है कि यही जो है यही कपड़े पहन के बाहर निकले जाता है, हमारे धर्म में तो ऐसा ही चलता है। तो आप पब्लिक मोरालिटी को ख़राब नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमारे धर्म में तो ये लिखा है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर ही जगराता करो, जहाँ पर लोग आना जाना हो, बीच रोड में बैठ के आप जगराते करो। तो ये सारे आपको राइट्स मिले हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सारे सब्जेक्शंस लगे हुए हैं आर्टिकल नंबर 25 पे, ठीक है। 26 पे आते हैं। 25 जो एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। जो 26 है वो रिलीजियस अफेयर्स को रिलीजियस डिनोमिनेशंस को रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की फ्रीडम देता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब एक ग्रुप वो अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद से मैनेज कर सकता है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ? ग्रुप का मतलब ऐसे हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लोकेलिटी में एक मंदिर है, ठीक है, हमारी लोकेलिटी में एक मंदिर है, हाँ, और उस मंदिर में हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद कोई एंटर नहीं करेगा, और सुबह 7 बजे से पहले कोई एंटर नहीं करेगा। 7 AM से 7 PM के बीच में एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो जो बाहर घंटा लगा है उसको बजा के ही एंटर करना पड़ेगा, आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हो। और अगर यहाँ पर इससे निकलोगे आप टेम्पल से तो इसके क्या करना है, को एक जो है 7 चक्कर लगाने हैं। क्यों? थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है, तब को 7 चक्कर लगाने हैं। तो ये क्या है, मैंने अफेयर बना दिया एक, मतलब हमने ये डिसाइड किया है कि भाई इस तरह से करना है। अब इसमें कोई ये दखलंदाजी नहीं हो सकती है कि स्टेट कल को ये बोले नहीं ऐसे तुम नहीं कर सकते, 7 चक्कर नहीं लगवा सकते लोगों से। या फिर सुबह 7 बजे, ये 7 बजे और 7 PM का क्या लॉजिक है? आप 7 बजे के पहले कोई क्यों नहीं आ सकता? ये भाई हमारा रिलीजियस अफेयर है,
इससे तुम्हें क्या लेना देना, यानी स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट दैट डज नॉट मीन कि स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, बिकॉज इंडिया प्रैक्टिसेस पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है जहां पर स्टेट इंटरैक्ट नहीं करता है रिलीजियस मैटर में। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने आपको बताया था, यूएसए, वो क्या प्रैक्टिस करता है, नेगेटिव, कि भाई जो तुम्हें करना है देखो, हमें कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज कि स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में दखलंदाजी कर सकता है। इंडिया में दखलंदाजी होती है, फॉर एग्जाम्पल कि हज यात्री जो है उनको सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, दी जाती थी या बोल सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि सबरीमाला वाला केस आप ले सकते हैं। कितने लोगों ने सबरीमाला टेम्पल वाला केस सुना है? आई थिंक 2018-19 का केस है ये सबरीमाला का। ठीक है, सबरीमाला की अगर बात करेंगे तो ये एक टेम्पल है केरला में। ठीक है, केरला में टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा चीफ डीटी हैं यहाँ के। और यहाँ पे ये था पहले तक रूल कि वेमेन नहीं आ सकती हैं, क्योंकि जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो ब्रह्मचरी हैं, और उनका जो ब्रह्मचर्य है वो टूट जाएगा अगर लड़कियाँ आएंगी तो। और वो भी लड़कियाँ कौन, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में है, दैट इज़ 15 से 50 आप बोल सकते हो, नॉट 20, 15 से 50, जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती हैं लड़कियों की। ठीक है, मेनार्च जिसको बोलते हैं, मेनार्च होता है 15 पर, मीनोपॉज होता है लगभग 50 पे। तो 15 से आपको पता होगा सब क्या होता है, कि जो ब्लीडिंग फ्रॉम प्राइवेट पार्ट्स एंड एवरीथिंग, तो जो पीरियड्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इम्प्योर कंसिडर किया जाता है कि भाई इम्प्योर हो जाएंगे लॉर्ड अयप्पा। तो उसकी वजह से विमेंस वर नॉट अलाउड इन दिस सबरीमाला टेम्पल। लेकिन रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की 2018 में, और वहाँ पे 4 जजेस बेंच बैठती है, 3-1 से ये डिसीजन आता है कि नहीं, विमेंस को अलाउ किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ राइट टू इक्वालिटी। हाउ? आप ये अपने आप से कंसिडर कर रहे हो कि विमेंस आर इम्प्योर, क्योंकि देयर वाज अ कंटेंशन कि भाई यहाँ पे एक रिलीजियस अफेयर है, मतलब एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, हिंदू ग्रुप है केरल का, यहाँ का लॉर्ड अयप्पा के डीटी के बारे में वो रख रखाव करता है, और उसका ये मानना है कि भाई यहाँ पर औरतों को नहीं आना चाहिए। लेकिन दिस आर्टिकल 26 का ये वाला प्रोविजन केम इन कंटेंशन विद आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पर समानता की बात है, जिसके चलते फिर यहाँ पे 3-1 से डिसीजन सुनाया गया कि क्योंकि इट इज़ वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14, बिकॉज विमेन प्योर नहीं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो सकता है कि भाई ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये सिर्फ मेन के द्वारा बनाए गए हैं, तो फिर वो मेन सेंट्रिक बने हैं। ठीक है, वो मेन सेंट्रिक बने हैं, और कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी को ये दिखा रहे हैं, पैट्रियार्की को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने उस चीज़ को हटा दिया, यानी कि वुमेन्स भी जा सकती हैं वर्शिप करने के लिए। द ओनली डिसेंटिंग जज, ये तो तीन केस में, द ओनली डिसेंटिंग जज वॉज जस्टिस इंदू मल्होत्रा, हु इज़ अ फीमेल। यानी कि इन्होंने बोला कि वुमेन्स अलाउड नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस ग्रुप का खुद का पर्सनल ओपिनियन है, हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। कई सारे ऐसे टेंपल होते हैं जहाँ वेमेन अलाउड होती हैं, जहाँ मैन अलाउड नहीं होते हैं, तो वो उनका मानना है, उनकी रिलीजियस बिलीफ है, वाई शुड वी इंटरफेयर इन देयर मैटर। बाकी जो 3 जज ने बोला कि वेमेन को एंटर करना चाहिए वो मेल थे, और जिन्होंने बोला नहीं करना चाहिए, शी वॉज फीमेल एंड शी वॉज जस्टिस इंदू मल्होत्रा। कामाख्या देवी टेम्पल सर विलेज में आज भी ऐसा होता है? अच्छा, जिस दिन वर्डिक्ट हुआ उस दिन मी एंड माई फैमिली वर इन केरला। अच्छा, आर्टिकल 26 भी लाइक तुम्हारा रूल गया थे लेने। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रिपल तलाक का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कि जो शायरा बानो वाला केस था, शायरा बानो ने बोला कि भाई क्या चल रहा है, मतलब तलाक बोलो व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, कोई पसंद आ गया दूसरा तो बस 3 बार तलाक लिखना। पहले क्या हुआ करता था शरिया कानून में, 1 महीने की पीरियड में बोलना पड़ता था। एक बार बोल दिया तलाक, बोल दिया, अब 1 महीने बाद बोलोगे दूसरा तलाक, फिर उसके 1 महीने बाद बोलोगे तीसरा तलाक। अगर बीच में मूड चेंज हो जाए तो चलो भैया कोई नहीं, बच गया विवाह, निकाह बच गया। और अगर 3 महीने में 3 बार बोल दिया तो वो निकाह गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं, इतना वेट क्यों करना, अगर कोई पसंद आ गया है तो इतना इंतजार थोड़ी ना क्यों करना, इतना 3 महीने का बेचारा इंतजार करेगा क्या, वो पागल हो जाएगा इतना में। तो फिर क्या है कि नहीं, अभी हम क्या करेंगे, तुरंत तलाक बस खत्म, चलो निकलो झोला उठाओ चलते बनो, ये है। तो इसके खिलाफ आया था। ठीक है, अगेन वही आपको पता है, ट्रिपल तलाक को इस्लामिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ जजेस ने अनइस्लामिक, कुछ जजेस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। लेकिन कहीं पे कुछ जज थे, जैसे जस्टिस नज़ीर थे उस समय, जस्टिस नज़ीर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए रिलीजियस मैटर्स को उनके ऊपर, कि वो किस तरह से उसको देखते हैं। हमारे लिए वो हमारी नज़रों से सही ना हो, लेकिन उनकी नज़रों से हो सकता है वो सही हो। तो वो चीज़ें हैं कि भाई स्टेट हमारा इंटरफेयर करता है रिलीजियस मैटर में, बिकॉज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है। और ये हिंदू के केस में नहीं, जो मैंने आपको बताया सबरीमाला टेम्पल, ये मुस्लिम के केस में भी है। क्लियर है? दे कैन मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स, दे कैन ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं जो वक्फ वाला है ना, आपको पता है वक्फ को लेकर अभी गवर्नमेंट के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, वो उसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि वक्फ लैंड क्या होती है, जहाँ पर एक मुस्लिम अपनी लैंड को अल्लाह के नाम पे करता है, भगवान के मतलब एक तरह से अल्लाह के नाम पे कर रहा है, गॉड के नाम पे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप को। ठीक है, तो वही है कि अब था क्या कि गवर्नमेंट का मानना था कि ये एकदम अनकंट्रोल्ड है, ये किसी भी लैंड को वक्फ घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को इसमें भुगतना भी पड़ता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको अब रेगुलेट करेंगे वक्फ को, और रेगुलेट कर सकता है सेंटर, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म में इंटरफेयर अलाउड है। ठीक है, तो मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है कोई गाड़ी वगैरह, इमूवेबल का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मतलब जो रियल स्टेट वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह। आपको पता होना चाहिए कि जो वक्फ है वो 30 नंबर पे सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी होल्डर में है,
अभी अगर बात करेंगे तो एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है। आर्टिकल 26 ऑल्सो गारंटीज कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम था कि भाई आपको कैसा रहना है, आपको एक धर्म को फॉलो करना है, अच्छी बात है। आपको अथीस्ट रहना है, यानी कि किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करना है, वो भी अच्छा। एग्नोस्ट क्या होता है, हु इज एग्नोस्ट? अथीस्ट तो हो गया कि भाई वो भगवान पे मानता नहीं है, और भगवान वो बोलता है कि भगवान होते ही नहीं है, उसका ही मानना होता है अथीस्ट का कि भगवान होते ही नहीं है। अग्नोस्ट वो होता है कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, हमें तो भैया देखो इंस्टाग्राम रील चलानी है, बस खत्म बात। भगवान होते हैं नहीं होते हैं इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, मजे मारेंगे ज़िंदगी के, चलते बनेंगे, इतना टाइम नहीं कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं ये डिबेट करेंगे, तो ये एग्नोस्टिक होते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हो। आर्टिकल नंबर 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट आपसे बोलने लगे, गवर्नमेंट क्या होती है, सेस लेती है। जब आप इनकम टैक्स भरेंगे, ठीक है, तो आप जब भरना स्टार्ट करेंगे, जब आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आएंगे तो सेस देना होता है आपको। सेस इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, सेस इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। वो स्पेसिफिक पर्पस बोल दे गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फिर या फिर जो आपका ये गंगा क्लीनिंग मिशन के लिए या फिर स्वच्छ भारत अभियान के लिए हम सेस लगा रहे हैं, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए सेस लगा रहे हैं, तो वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, हम सिखों के लिए गुरुद्वारे बनवाना चाहते हैं, इसलिए सेस नहीं हो सकता है। एक धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, या फिर मस्जिदें बनवानी है इसलिए सेस दो, या फिर मंदिर बनवाने हैं इसलिए सेस दो, नहीं। बट पहले तो पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन। बट टैक्स का पैसा सारे धर्मों के प्रचार या सारे धर्मों के लिए लगाया जा सकता है। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की बात कंट्रास्टिंग लग रही हो कि अभी तो आप बोल रहे थे नहीं लगाया जा सकता टैक्स, अब बोले लगाया जा सकता है। मैंने बोला टैक्स नहीं लगाया जा सकता है किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन टैक्स का पैसा जो टैक्स से कलेक्ट होगा उससे सभी धर्मों के लिए लगाया जा सकता है। अगेन किसी एक धर्म के लिए नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सभी धर्मों के लिए लगाया जा सकता है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी प्रोसीड्स जो टैक्स के होते हैं उनको एक जो है उनको एक धर्म के प्रचार के लिए नहीं लगाया जा सकता, बल्कि सारे धर्मों के लिए लगाया जा सकता है। तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। तो 27 वाला समझिए। एंड ऑल्सो इट प्रोहिबिट्स द टैक्स वाला चीज़, बट फीस लेवी की जा सकती है। फीस कैन बी लेविड, फीस कैन बी लेविड का मतलब है किस तरह की फीस, किस तरह की फीस की बात हो रही है। जैसे कि आप टेम्पल में गए, ठीक है, और पता जैसे फॉर एग्जांपल तिरुपति मंदिर गए, फिर किसी मंदिर गए, तो वहाँ पे चप्पल जूते रखने के पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे, चप्पल जूते रखने के पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि धर्म के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, वो फीस लेवी की जा रही है, वो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, दैट इज फीस, ठीक है। तो ये चीज़ है। 28 पे आते हैं जो हमारा आखिरी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, एंड दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, वो नहीं दिए जा सकते। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि पूरी तरह से स्टेट जहाँ पर फंडिंग दे रहा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं कि आपको कल से टर्बन पहन के आना है, तिलक लगा के आना है, लड़कियों को बुर्का पहन के आना है, क्योंकि वहाँ पर स्टेट से फंडिंग हो रही है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड है। नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडावमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड एट सच इंस्टीट्यूशन। देखो, अगर पूरी तरह से स्टेट फंड से कोई भी इंस्टीट्यूशन बना है तो वहाँ पे तो आप भूल ही जाओ कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है, ठीक है, पहली चीज़ क्लियर आपको, ओके। दूसरा, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे वॉलंटरी है, यानी कि जिसका मन है फॉलो करे, जिसका मन है वो ना फॉलो करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, क्लियर। लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि कैसे बना है, established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बना दिया मदरसा। अब मदरसे कैसे बनाए जाते हैं, स्टेट तो फंडिंग देता नहीं है। जैसे कि कोई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसके लोगों ने मदरसे बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं मदरसे? सो दैट इस्लाम का प्रचार कर सकें। अब वहाँ पर आप बोल दो कि यार इस्लाम का प्रचार मत करो, यहाँ पर धार्मिक उपबंध मत दो, हैं, वहाँ पर आप ये चीज़ बोल दो कि नहीं हिल के नहीं पढ़ सकते हो, आगे पीछे होकर नहीं पढ़ सकते, तो ये कोई मतलब हुआ नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तुम लोगों ने वो इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया है कि वो इस्लाम की नॉलेज दे सकें, जैसे भी हिल के पढ़ना है, डुल के पढ़ना है, शांत रह के पढ़ना, जैसे पढ़ना चाहते हैं बढ़े अपना, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट किसके पीछे, इसके पीछे कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो किसी एंडाउमेंट और ट्रस्ट के थ्रू बना है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। No person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted to such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given to consent thereof, ठीक है। तो वही मैं घुमा फिरा के आपको समराइज कर देता हूँ। फ्री होता है तो दुकान में से साथ लेना पड़ता, मतलब
समराइज करें तो मैं आपको, पहला है, अगर पहला तरह का इंस्टीट्यूशन है होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड से पूरी तरह से बना हुआ है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट है, जैसे एफिलिएटेड बाई सीबीएसई, एफिलिएटेड बाई आईसीएसई, ओके, तो दे आर एडमिनिस्टर्ड बाई स्टेट, वहाँ पर वॉलंटरी है, वहाँ पे वॉलंटरी है, यानी कि वो आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप धार्मिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, और अगर माइनर है तो वहाँ पर गार्जियंस की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और ठीक है, और तीसरा तरह का ये है कि जहाँ पर रिलीजियस एंडाउमेंट और ट्रस्ट से बनाया गया इंस्टीट्यूशन को, ऐसे इंस्टीट्यूशन में पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, कोई प्रोहिबिशन अलाउड नहीं है। किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। पिंक की ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं हो सकता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो सकती लोगों की, और फोर्स लेबर और बेगारी नहीं हो सकती है। ये हमने 23 में पढ़ा। 24 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से, बाल मजदूरी प्रोहिबिटेड है, जिसमें हमने पढ़ा जो हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का, उसने बोला कि 14 से कम साल तक के बच्चे वो एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते हैं एक्सेप्ट ऑडियो विजुअल, मतलब नहीं किया सकते हैं एक्सेप्ट ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फैमिली बिजनेस में, नॉन स्कूलिंग आवर्स में। और 16 to 18 वाले जो है एडोलेसेंट, इनको हजार्डस में नहीं किया सकता, लेकिन नॉन हजार्डस में इनको किया जा सकता है। क्लियर। 28 रिपीट करते हैं, ठीक है। देन 25 पे है जहाँ पर आपको ये इंडिविजुअल तरीके से अधिकार है कि आप धर्म को माने ना माने, यानी कि अथीस्ट हैं, एग्नोस्ट हैं, जो भी आपको होना है, आप भगवान से किस तरह की कॉन्शियस, यानी आप किस तरह के विचार हैं भगवान को लेकर आपके, वो आपका उसको तो लिमिट भी नहीं किया सकता। राइट टू प्रोफेस, यानी कि आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। राइट टू प्रैक्टिस, आपको कोई रिचुअल करना है, अगरबत्ती जलानी है, बुरका पहनना है, तिलक लगाना है, जो करना है प्रैक्टिस करो। राइट टू प्रोपगेट, आप प्रचार कर सकते हैं, आप माइक लेके बोल सकते हैं कि बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं कि किस किस तरह से आपका हिंदू धर्म अच्छा है, तो आप प्रोपगेट कर रहे हैं, है ना। अब जिसको अगर अच्छा लगेगा हिंदू धर्म तो उसको अपनाएगा, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर हिंदू धर्म नहीं अपनाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, तो दैट इज फोर्सफुल कन्वर्जन, जो कि इसके तहत नहीं कवर होता है। 26 पे आते हैं, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस को रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की फ्रीडम देता है, यानी कि आप अपने धार्मिक जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो। कौन? जो रिलीजियस ग्रुप है, ठीक है, आप स्टैब्लिश कर सकते हो कोई इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, जैसे कि मदरसा का जैसे हमने बात किया, जहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से दिया जा सकते हैं। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं आप, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को लॉ के हिसाब से चला सकते हैं। 27 ने टैक्स की बात कही कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स का जो पैसा कलेक्ट होगा उसको सारे धर्मों में खर्च किया जा सकता है। टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता धर्म के नाम पे, लेकिन फीस जरूर लगाई जा सकती है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 27 प्रोहिबिट्स स्टेट टू इम्पोज टैक्स इन द प्रोहिबिट्स स्टेट टू इम्पोज टैक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, बट इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट्स स्टेट टू इम्पोज फीस, ओके, इन द नेम ऑफ रिलीजन। एंड द लास्ट वन वाज 28, जहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हैं। कहाँ पे? विच एन इंस्टीट्यूशन विच इज होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर वॉलंटरी चलेगा, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, और जो किसी एंडाउमेंट और ट्रस्ट के तहत बना है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से पॉसिबल है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक सभी को? 28 क्लॉज 3 ये वही है जो मैंने आपको बताया कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइज किया स्टेट ने, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट। ये क्या पहला था? होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट, पूरी तरह से स्टेट फंड से ही बना हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। लेकिन तीसरा वाला ये है कि वहाँ पर क्या है, एड, कुछ सहायता मिल रही है, या तो वो रिकॉग्नाइज है स्टेट से, या फिर कुछ सहायता मिल रही है, तो वहाँ पे रिलीजियस वर्शिप जो है, ठीक है, वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, रिलीजियस वर्शिप है, वो प्रेमाइसिस में, जो स्कूल प्रेमाइसिस है वहाँ पर कंडक्ट करी जाएगी, ठीक है, और वो बच्चों पे डिपेंड करेगा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे उस पूजा को, ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा। और अगर वो माइनर है तो वहाँ पर उनके गार्जियन की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। क्लियर? चलो, कल्चरल मदरसे को गवर्नमेंट पैसा नहीं देता भाई, उसमें जो ओनली विमेन मामलों में क्या आप नहीं बता, यहाँ पे क्या ना लाइट का इशू है, मतलब आप ये समझ लो कि तीसरा दिन चल रहा होगा, यस, परसों शाम को लाइट गई थी, अभी तक नहीं आई है, ये हाल है यहाँ पे, जैसे तैसे, मतलब बस बीच में आधे घंटे के लिए लाइट आई थी, तो उसी में जो इतना भी इन्वर्टर चार्ज हो पाया, लेकिन आई थिंक यार क्लास आगे बढ़ नहीं पाएगी जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। कल करते यार, नहीं तो फिर बीच में ही अटक जाएगा ये, ठीक है, बीच में ही क्लास ख़त्म हो जाएगी ये, ठीक है, बिकॉज बैटरी जो है ड्रेन हो चुकी है पूरी। कल करते हैं यार पूरा फिनिश, ठीक है, 29, 30 एंड 32, 33 जो भी है, ठीक है। चलो, ट्रांसफार्मर फूक गया है, और ऐसा है ना कि यहाँ पे वैसे तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं होगा तो मैं शेयर भी कर दूँगा, एक्चुअल में कानपुर में वैसे भी ज़्यादा ही होता है, और हमारी लोकेलिटी में
अब है क्या कि अगर बड़ा ग्रुप होता है तो जल्दी ठीक हो जाती है लाइट। हमारे मोहल्ले में ही जो है हमारा लोकेलिटी, वहीं पे ही नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अभी समझो पूरी रात सोए नहीं है कल, ठीक है। इन्वर्टर थोड़ा बहुत चला दोपहर सॉरी रात में 12:30 तक, 12:30 1 तक। उसके बाद छत में ही टहलते रहे, सोए नहीं, सोने को मिला ही नहीं। फिर थोड़ा भी दिन में बस सोए क्योंकि बारिश हो गई है और उमस इतनी ज़्यादा हो गई कुछ पूछो नहीं। और जैसे ही बारिश यहाँ होती नहीं कि तुरंत लाइट काटते हैं, पता नहीं क्या। अबे भाई